दोस्तों आज आपके लिए एक बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है ये देखिए आपके सामने। वेलकम डियर रॉकर्स। इस मूवी की इंट्रो की बात करें तो इसमें एक लड़के के पास ऐसी शक्तियां हैं जिनकी मदद से वो ड्रीम डायमेंशन यानी कि सपनों की दुनिया में जा सकता है, जहां पर अक्सर उसका सामना अलग अलग आत्माओं से होता है। अब ये आत्माएं कौन है, सपनों की दुनिया में इसका क्या काम, साथ ही ऐसी शक्तियां इस लड़के को कैसे मिली और क्या वो आगे किसी मुसीबत में फंसने वाला है। बस बने रहिएगा दोस्तों, मजा आने वाला है आपको। मूवी की शुरुआत में हम रे नाम के एक लड़के को सोते हुए देखते हैं। तभी उसकी नींद एक आवाज से खुलती है दोस्तों। दरवाजे के बाहर से रे की माँ उससे कहती है, ध्यान रखना बेटा, हम लोग जा रहे हैं। और तभी रे के पिता रे की माँ को आवाज लगाते हैं। ये सुनकर रे उठकर बाहर जाता है तो उस दौरान हम खिड़की के पास एक साए को देखते हैं दोस्तों। साथ ही एक आत्मा हवा में उड़ते उड़ते रे की तरफ तेजी से आती है और रे के पीछे मुड़ते ही गायब। अब रे को एहसास हो जाता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वो आत्मा रे को पीछे से पकड़ लेती है और रे तेजी से अपने कमरे की तरफ भागता है, लेकिन कमरे का दरवाजा अचानक से बंद भी हो जाता है। दोस्तों ये जो आत्मा है ना, वो रे की माँ है जो कि उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है, पर ऐन वक्त पर दरवाजा खुल जाता है और रे कमरे के अंदर चला जाता है। इस पॉइंट पर दरवाजे को जोर जोर से वो आत्मा पीटने लग जाती है दोस्तों। रे उसे चिल्लाकर जाने के लिए कह देता है। तभी फिर से रे को अपनी माँ की आवाज आती है जो कि उससे मदद की गुहार लगा रही होती है। इसी बीच अलमारी के दरवाजे को तोड़ते हुए रे के पिता की आत्मा बाहर निकलती है और रे दरवाजे से बाहर भाग जाता है दोस्तों। पर पता नहीं कैसे दरवाजा एक रोड पर खुलता है जहां पर एक कार खड़ी होती है जिसमें रे के माता पिता की लाश होती है। रे उन्हें उठाने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त रे का एक हम शक्ल उसके सामने पहुंच जाता है दोस्तों और उसे पकड़कर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम ही इसके जिम्मेदार हो। पर दोस्तों ये सब कुछ तो रे का सपना था। वो नींद से जाग जाता है और हम समझ पाते हैं कि रे के माता पिता को शायद एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब रे अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है। वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। नीचे आकर वो देखता है कि ग्रैंडपा टीवी पर एक न्यूज देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक औरत अपने कमरे में मरी हुई पाई गई जिसकी गर्दन पर एक अजीब सा निशान होता है। इस महिला की लाश को सबसे पहले उसके बच्चे ने देखा था और ये दूसरा केस है जब कोई ऐसा मारा गया है। रे दोस्तों इसके बाद जब बस में स्कूल जा रहा होता है ना, तो अचानक से वो सो जाता है और उसे फिर से वही आत्माएं दिखती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि रे असल में इंसोम्निया का शिकार है। इन सपनों और उसमें दिख रही आत्माओं की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए वो अक्सर ऐसे ही सो जाता है दोस्तों। फिलहाल रे जब अपने स्कूल पहुंचता है तो उसका दोस्त ताड़ था उसे अपने मोबाइल में कुछ लोगों की तस्वीरें दिखाते हुए कहता है कि भाई ये सारे लोग हाल ही में अपने सपनों में मारे गए हैं, न जाने ये सब क्या हो रहा है। इसी बीच स्कूल के प्रिंसिपल एक नई लड़की को क्लास से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसका नाम लैन होता है दोस्तों। लैन का न्यू एडमिशन हुआ है। तारथा और रे नोटिस करते हैं कि लैन लगातार रे को घूर रही है। तारथा ये देखकर लैन से पूछता भी है कि आखिर वो तुझे घूर क्यों रही है, क्या तू उसे पहले से जानता है। रे दोबारा पीछे मुड़कर देखता है दोस्तों तो अब भी लैन उसे ही देख रही होती है। तब तारथा रे से बताता है कि भाई मुझे पता चला है लैन पहले जिस स्कूल में थी ना, वहाँ से उसे निकाला गया था क्योंकि वो अक्सर पजेस हो जाती थी, यानी उसके अंदर आत्माएं आती थी। और जब से वो यहाँ आई है इसी वजह से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है, डर के मारे। स्कूल के बाद दोस्तों रे अपने ग्रैंडपा के साथ डॉक्टर के पास जाता है जहां उसके इंसोम्निया की दवाई चल रही होती है। डॉक्टर रे से पूछता है कि ये जो प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में चल रही है किसी परेशानी की वजह से है क्या, और अगर है तो तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। इस पर रे कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरे डोज और बढ़ा दीजिए बस। घर आकर दोस्तों ग्रैंडपा रे से कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो सीनियर है तुमसे। इस पर रे चिल्लाते हुए कहता है कि अरे आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने माता पिता की मौत के बारे में उनसे बात कर लूं। इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर अब्दुल आ जाता है। ग्रैंडपा बताते हैं कि ये अब्दुल है, मेरे गाँव से ही है, घर के काम करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। अब ग्रैंडपा रे को एक ऑयल देते हैं दोस्तों जो कि किसी खास तरह के फूलों के रस से बनाया गया है। कहते हैं कि डॉक्टर्स की दवाइयों से अगर कोई फायदा ना हो तो इस ऑयल को अपनी गर्दन पे मसाज करके सो जाना। अगले दिन दोस्तों स्कूल में मॉर्निंग असेंबली के दौरान रे को फिर से वही सब कुछ दिखता है, यानी कि वो अभी नींद में है। उसी वक्त लैन रे के बगल में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि घबराओ नहीं, वो चले जाएंगे। कुछ देर में रे की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि लैन तो पीछे खड़ी है। खैर स्कूल से उस दिन घर वापस आते वक्त बस में एक आदमी अचानक से रे के कंधे पर सो जाता है दोस्तों, जिसे रे हटाने के लिए जैसे ही उसके सर पर हाथ लगाता है वैसे ही दोस्तों वो भी सपने में पहुंच जाता है। और ये सपना वही है जो ये अनजान आदमी देख रहा होता है। सपने में रे उसी बस में है दोस्तों जिसमें सभी लोग सो रहे होते हैं। फिर रे बाहर निकलता है जहां वो उसी अपने बगल वाले आदमी को उसकी पत्नी के साथ अपनी बेटी की मौत पर रोते हुए देखता है उसे। अचानक से रे की आंख खुल जाती है और वो कुछ समझ नहीं पाता कि क्या हो गया। साथ ही काफी हैरान भी होता है दोस्तों। रात में रे इस बार अपने ग्रैंडपा के दिए हुए जो तेल होता है उससे मसाज करके सो जाता है। ठीक घड़ी में 12 बजते ही रे फिर से सपने में चला जाता है जहां वो खुद को सोते हुए देखता है जिसके ऊपर सूखे पत्ते गिर रहे होते हैं। रे बेड से नीचे उतरकर देखता है कि ये बड़ी अजीब सी जगह है।
यहाँ पेड़ों की जड़ों पर रे को एक आदमी उलझा हुआ दिखाई देता है और ये आदमी कोई और नहीं है बल्कि वही आदमी है जिसे रे ने बस पर देखा था। वो आदमी खुद को पेड़ से छुड़ाकर एक आवाज की तरफ बढ़ता है। असल में एक औरत सामने ग्लो कर रहे पोर्टल में खड़ी होकर लोरी गा रही होती है और यह आदमी उससे अपनी बेटी की आवाज को सुनकर उस तरफ बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, इसी बीच एक बूढ़ी औरत रे का हाथ पकड़कर उससे कहती, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी उस पोर्टल से एक हाथ निकलकर वो आदमी जैसे पोर्टल के करीब आता है ना, वो हाथ उसको झटके से अंदर खींच लेता है और ये देखकर रे बुरी तरह डर जाता है कि ये क्या था और वो बूढ़ी औरत वो खुद को चाकू से मार देती है। रे वहाँ से तुरंत भागता है और अचानक से एक नुकीले पेड़ की लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे होता यह है कि रे अपने सपने से बाहर आ जाता है। अगली सुबह वो टीवी पर देखता है कि उसी आदमी की लाश काफी अजीब हालत में उसके कमरे में पाई गई। साथ ही उसकी गर्दन पर एक अजीब निशान भी मौजूद था। बताया तो ये जाता है कि हाल ही में इस तरीके से सोते हुए होने वाली ये तीसरी मौत है और पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। दोस्तों, रे स्कूल जाकर इस बारे में तारथा से बताता है और फिर दोनों स्कूल बंक करके उस मरे हुए आदमी के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर दोस्तों एक गली में ना रे उसी बूढ़ी औरत को देखता है जो कि उसके सपने में आई थी, जो ये कह रही थी कि बेटा तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। पर जब रे उसके करीब भागकर जाता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। लंच के बाद दोनों वापस स्कूल आ जाते हैं। तब तारथा रे से पूछता है कि यार तुम किसे ढूंढ रहे हो। रे कहता है कि सपने में कोई और भी था जो कि मुझे वहाँ पर दिखा। अब इन दोनों की बातें वहाँ पर खड़ी लैन सुन रही होती है, जो कहती है कि सपनों की दुनिया में जाना खतरनाक हो सकता है। रे इस पर लैन से पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब लैन बताती है कि तुम जहाँ गए थे ना, वो सपनों की दुनिया यानी कि ड्रीम डायमेंशन है, जहाँ पर हमारे सोने के बाद आत्माएं जाकर आराम करती हैं। इसमें हर कोई जाता है लेकिन बस उन्हें पता नहीं होता। रे पूछता है कि भला मैं कैसे जा पाता हूँ वहाँ, मुझे समझ नहीं आता। और तब लैन जवाब देती है कि कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ होती है जिन्हें वो पहचान नहीं पाते और इसे सिर्फ एक शाप समझते हैं। उसी तरह तुम में भी शक्ति है कि तुम सपनों की दुनिया में अपने हिसाब से आ जा सकते हो। स्कूल से वापस आने के बाद रे की अपनी ग्रैंडफादर से बहस हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उन्हें टीचर ने बताया था कि रे ने स्कूल से आज बंक मारा था, इसलिए आज रे को डांट पड़ती है। तो रे तो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि उससे आपको क्या मतलब है। तभी दोस्तों वहाँ पर अब्दुल आ जाता है और रे अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आने के कुछ देर के बाद ही रे के पास अब्दुल वहाँ पहुँचता है और कहता है मैंने सारा काम कर दिया है और मैं जा रहा हूँ। अब ग्रैंडपा तो सो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। फिर दोस्तों अब्दुल जाने से पहले रे से कहता है कि तुम्हें अपने ग्रैंडपा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये कहकर दोस्तों अब्दुल चला जाता है, पर वो जाने से पहले फिर कहता है रे से कि ये जो तेल तुम्हें ग्रैंडपा ने दिया है ना, ये लेडी ऑफ द नाइट नाम के खास फूलों के रस से बना हुआ है, इससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। अब्दुल के जाने के बाद रे फिर से उसी तेल से अपने गर्दन पे मसाज करके सो जाता है। इस बार दोस्तों वो सपने में उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली बार पहुंचा था। इस बार तो एक औरत पेड़ की जड़ों से लिपटी होती है, जो कि बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है और उस महिला को उसके पति की आवाज में कोई उस ग्लोइंग यानी कि उजाले वाले पोर्टल की तरफ बुला रहा होता है। अब रे को तो दोस्तों पता है कि उस महिला के साथ क्या होने वाला है, इसीलिए वो उस महिला को रोक देता है, लेकिन वो महिला उल्टा रे को ही मारकर आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद उस महिला को कोई पोर्टल के अंदर खींच लेता है और कुछ देर के बाद चीखों के साथ उसी महिला का सर लटकते हुए रे के पास आकर गिर जाता है, जिसको देखकर रे की हालत इतनी खराब हो जाती है कि क्या कहे। वो वहाँ से सीधे भाग जाता है। इसी दौरान दोस्तों रास्ते में वही बूढ़ी औरत रे को एक तरफ खींच लेती है और उसके मुंह को तुरंत बंद कर देती है। तभी दोस्तों वहाँ पर एक डीमन दिखने वाला फिगर गुजरता है, जिसको देखकर बूढ़ी औरत रे से कहती है तुम ही हो जो इस काली शक्ति को हरा सकते हो, नहीं तो ये निर्दोषों को इसी तरह मारती रहेगी। इतना कहने के बाद वो रे को एक चाकू से स्टैप कर देती है। ओह, इस तरह रे की नींद खुल जाती है। यहाँ वो उठकर देखता है तो सुबह हो चुकी होती है। साथ ही टीवी पर उसी औरत की न्यूज चल रही होती है दोस्तों, जिसे रे ने अपने सपने में मरते हुए देखा था। उसकी भी मौत सोते हुए हुई थी और उसके भी गले में निशान होता है। तो रे स्कूल में जाकर तारथा से कहता है कि कल फिर से मेरे सपने में एक औरत आई थी, उसकी मौत हो गई असली में भी। तारथा उसको एक आर्टिकल दिखाते हुए कहता है कि जो भी लोग सपने में मारे गए हैं वो सब के सब एक ही गाँव से हैं। रे कहता है कि ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई न कोई वजह है। यहाँ दोस्तों लैन आकर इन दोनों से कहती है अब समय आ गया है कि मैं उस मरी हुई महिला की आत्मा से संपर्क करूं। तीनों ही रे के घर में इकट्ठा होते हैं, जहाँ लैन बताती है कि मैंने काफी दिनों से ये नहीं किया। तारथा कहता है कि अगर तुम पजेस होने के बाद होश में नहीं आई तो हम तुम्हें होश में कैसे लाएं बताओ। लैन अपने गले के लॉकेट को दिखाते हुए कहती है जब तक मेरे पास ये है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होता भी है तो मेरे मुंह पे कपड़ा बांधकर मुझे थप्पड़ या गुस्से में मारना, और अगर इससे भी काम ना बने तो मुझे चाकू या किसी नुकीली चीज से स्टैप कर देना। और दोस्तों जब तक लैन का ये रिचुअल चलेगा तब तक तारथा कमरे के बाहर ही रहने का डिसाइड करता है। तो अब लैन और रे साथ में बैठ जाते हैं और कुछ देर के बाद लैन अचानक से पजेस हो जाती है। उसका हाव भाव एकदम से बदल जाता है, उसकी आवाज सब कुछ। ये देखकर रे एकदम से डर जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पर फिर भी वो खुद को संभालता है
और शीशे में लैन को देखता है तो दोस्तों उसमें रे को उसी बुजुर्ग महिला की शक्ल लैन की जगह पर नजर आती है जिसे रे ने सपने में देखा था। वो लैन के शरीर में मौजूद उस महिला से पूछता है कि आपके साथ ये सब किसने किया। वो जवाब देती है कि सुकुमा ने। रे पूछता है कि ये सुकुमा कौन है, इसको कैसे रोका जा सकता है। इस पर दोस्तों वो मुस्काटी नाम की एक महिला का नाम लेती है जो कि नदी के पास पश्चिम के पास रहती है और फूल भी बेचती है। वही रे की मदद कर सकती है सुकुमा को हराने में। इतना कहते अचानक से लैन के अंदर कोई और एंटिटी प्रवेश कर जाती है दोस्तों, जो कि रे को भी मारने की कोशिश करती है। वो एंटिटी कहती है कि तू मुझे मारना चाहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि तू मरेगा। लैन उस एंटिटी के वश में आकर दीवार पर चढ़ जाती है दोस्तों और फिर उसकी बॉडी को छोड़ देती है। बाहर से इस सारी आवाज सुनकर तारथा और ग्रैंडपा दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इधर रे बेहोश लैन को किसी तरह संभालता है, हालांकि अब वो होश में आ चुकी होती है दोस्तों। और ग्रैंडपा को जब ये सारी बात पता चलती है ना तो वो रे को अपने गाँव बाजिंग जोवो के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि मैं बाजिंग जोवो में 20 साल रहा हूँ। उस गाँव के लोग मानते हैं कि वो न्याय गातो मलाटी जो कि माउंट मिराती की गार्जियन थी उनके वंशज हैं। उनका मानना है कि न्याय गातो मलाटी की शक्तियां उनके वंशज में ट्रांसफर हुई है। और दोस्तों इन वंशजों के बारे में अभी पता चल जाएगा आपको। इसके बाद रे लैन को जब उसके घर छोड़ने जा रहा होता है तभी वो लैन से पूछ बैठता है कि आखिर तुम मेरा इन सब में साथ क्यों दे रही हो, क्या बात है। लैन कहती है कि मैं सपनों की डायमेंशन को समझना चाहती हूँ। सुना है कि अगर कोई ठीक से इस डायमेंशन को समझ ले तो वो अपने सपनों को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि जिंदगी भर उसे नाइटमेयर्स यानी कि बुरे सपने नहीं आएंगे। तो रे पूछता है कि तुम्हारा सबसे बुरा नाइटमेयर क्या था। लैन जवाब देती है कि मेरी माँ के बिना जीना। अगले दिन स्कूल में दोस्तों तारथा रे को बताता है कि उसने जैसा घर बताया था वैसा ये घर रिवर वेस्ट साइड में है और वहाँ जो रहता है ना वो फूल भी बेच रहा है। बस फिर क्या था दोस्तों, रे तुरंत तारथा के साथ उस घर में मस्किटा की तलाश में पहुंच जाता है जहाँ पर रे को वही बूढ़ी महिला दिखाई देती है दोस्तों जिसे वो सपने में देखता था। उस महिला को देखते उसके होश उड़ जाते हैं। फिर सपने में रे अपने माता पिता से मिलता है जिन्हें वो गले लग जाता है और इस बार उसके माता पिता रे को दोस्तों अपने साथ चलने के लिए कह देते हैं, जो कि उनके साथ चल भी पड़ता है। लेकिन तभी रे को पीछे से एक आवाज आती है। वही बुजुर्ग महिला पीछे से रे को बोलती है, सिर्फ तुम ही हो जो इस शैतानी शक्ति को रोक सकते हो। इसके बाद जब रे वापस अपने माता पिता की तरफ देखता है तो वहाँ पर सुकुमा खड़ी होती है, जिससे रे पूछता है कि तुम कौन हो और चाहती क्या हो। सुकुमा बिना जवाब दिए दोस्तों एक भयानक काले साये में बदलकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है और ये देखकर रे जल्दी से खुद को चाकू मार लेता है और सपने से बाहर पहुंच जाता है। अब रे को उसके ग्रैंडपा लैन तारथा संभालते हैं। रे अपने सामने मुस्टिका को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि इन्होंने तुम्हारी सपने से बाहर आने में मदद की है। तब मुस्टिका बताती है कि सुकुमा असल में बैजिंग जो गांव के एक शैतान थी जो लोगों की मदद करती थी और उसे सभी लोग भी काफी मानते थे। सुकुमा के साथ एक छोटा बच्चा भी रहता था जिसके लिए वो माँ की तरह थी और वो बच्चा सुकुमा की मदद करता था। सुकुमा खुद को न्यायगतो मलाती का वंशज मानती थी पर वो सपनों की दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए उसने एक रिचुअल को पूरा करने के लिए अपने ही मरीजों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। जिस चीज का पता जब गांव वालों को चला तो उन्होंने सुकुमा को बहुत बुरी तरह मारा और उसे एक कमरे में बांधकर कैद कर दिया। कुछ दिन के बाद लोगों ने देखा तो सुकुमा मर चुकी थी और उसकी बॉडी के पास उसका बेटा अभी भी रो रहा था। गांव वालों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस बॉडी को दफनाए। फिर कुछ दिन के बाद सुकुमा की बॉडी भी वहां से गायब हो गई और मरने के बाद सुकुमा उन सभी न्याय मलाटी के वंशजों को मारकर उनसे शक्तियां ले रही है, जिसमें शक के मुताबिक मुस्टिका के हिसाब से उसका साथ उसका मुंह बोला बेटा भी दे रहा है दोस्तों, वही छोटा बेटा। मुस्टिका रे से कहती है कि तुम न्याय मलाटी के असली वारिस हो क्योंकि तुम साल के पहले दिन पैदा हुए थे। साथ ही एक रिचुअल करके वो ये भी बताती है कि सुकुमा की तलाश रे को ढूंढ कर ही खत्म हो चुकी है और रे ही सुकुमा को मार सकता है, जबकि वो भी रे को मारना चाहती है। तब रे के पूछने पर मुस्टिका आगे बताती है, तुम्हें सुकुमा का सर सपनों की दुनिया में ही उसके धड़ से अलग करना होगा, तभी उसे रोका जा सकता है। तो ग्रैंडपा रे से कहते हैं कि बेटा इन सब में खतरा है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं किसी और को अब नहीं खो सकता हूँ, पहले औरों को खो चुका हूँ मैं। अगले दिन दोस्तों लैन रे से कहती है, तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुमको उन बेकसूरों की जान बचानी होगी जिन्हें सुकुमा इतनी बेरहमी से मार रही है। बस फिर क्या था दोस्तों, स्कूल से निकलते ही रे लैन और तराथा पहुंच जाते हैं मुस्टिका के पास। मुस्टिका से लैन कहती है कि हम तैयार हैं सुकुमा से सामना करने के लिए, लेकिन दोस्तों मुस्टिका के मुताबिक शायद रे अभी उतना तैयार नहीं है। वो कहती है कि रे के पास शक्तियां तो है लेकिन वो अभी सुकुमा के सामने पल भर भी नहीं टिक पाएगा, पर अगर हमें सुकुमा की बॉडी मिल जाए तो उसे पूरी तरह जलाकर हम उसको मार सकते हैं, लेकिन उसकी बॉडी कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। इसलिए मुस्टिका रे की पावर को अनलॉक करने के लिए एक रिचुअल करने का सोचती है दोस्तों, जिसके लिए रे को किसी दूसरे के सपनों में जाना होगा। इसके लिए लैन हाँ कर देती है कि मैं रे को अपने सपनों में आने की इजाजत दे दूंगी। इसके बाद दोस्तों मुस्टिका रिचुअल की शुरुआत रे से करती है और कहती है
सपनों की दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम अपने इंस्टिंक्ट्स की सुनना और सपनों की दुनिया में दिल और दिमाग को एक करके तुम कुछ भी कर सकते हो, जो भी तुम चाहो। इसके बाद मुस्टिका लोरी गाते हुए रे को पानी के टैंक में डुबा देती है, जिसके बाद रे सपनों में पहुंच जाता है दोस्तों, जहां उसको लैम मिलती है जो कि अंधेरी जगह में खड़ी है। उसको सहमा हुआ देखकर रे उससे पूछता है कि क्या ये वही जगह है जो तुम सपनों में देखती हो? लैन हाँ में जवाब देती है। फिर दोस्तों रे लैन का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि चलो तुम्हारी माँ से मिलते हैं, और अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करके रे उसे उसी वक्त में लेकर आ जाता है जब लैन की माँ को चोरों ने मारा था दोस्तों। मगर इस बार चोर कुछ कर पाते, उन्हें भीड़ मार कर भगा देती है और लैन की माँ की मौत नहीं होती, जो देखकर लैन अपनी माँ को गले लगा लेती है। ये सारी चीजें दोस्तों रे की शक्तियों की वजह से हो पाई थी और इससे लैन बड़ी खुश होती है। तभी रे और लैन कुछ देर के बाद जाग जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि एक आदमी मुस्टिका का गला काट कर उसको मार डालता है। फिर वो आदमी पहुंचता है सुकुमा की बॉडी के पास और ये कोई और नहीं बल्कि अब्दुल है दोस्तों। यानी अब्दुल ही वो लड़का है जो सुकुमा के साथ रहता था और उसकी मदद करता था। वो अभी भी यही कर रहा है और सुकुमा की बॉडी भी उसी के पास है। अब्दुल ने ही सुकुमा के मरने के बाद एक रिचुअल किया और सुकुमा को इतनी शक्तियां मिली जिससे अब्दुल और सुकुमा बेजिंग के लोगों से अपना बदला ले पा रहे हैं। अगले दिन तारथा रे को खबर देता है कि मुस्टिका को किसी ने मार दिया है और ये काम सुकुमा का नहीं है, क्योंकि वो अपने शिकार को इस तरह कभी नहीं मारती। यहाँ रे को दोस्तों उस लड़के के बारे में ध्यान आता है जो सुकुमा के साथ रहता था और मुस्टिका ने भी उसे उसके बारे में बताया था। रे कहता है कि मतलब सुकुमा के उस बेटे को हमारे बारे में सब कुछ पता है। और जब ये दोनों ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से लैन को सुकुमा पजेस कर लेती है दोस्तों, और सुकुमा के प्रभाव में आकर लैन अपने सर को बार बार टेबल पर मारती है, लेकिन साथ ही क्लास का दरवाजा भी बंद कर देती है दोस्तों। बाहर तो सभी दरवाजे खटखटाने लग जाते हैं। रे को भी ये समझने में देरी नहीं लगती कि लैन के अंदर सुकुमा आ गई है। तब सुकुमा रे से पूछती है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो अब मैं लैन को तभी छोड़ूंगी जब तक कि तुम मेरे पास नहीं आते। ये सुनते ही रे गुस्से में सुकुमा को ललकारता है और सुकुमा जो लैन की बॉडी में होती है वो रे का गला दबाने लग जाती है। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद तारथा और बाकी लड़के लैन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों तभी लैन एक लड़के का मांस खा लेती है। फिर वो बाकी लड़कों को धक्का देकर चेयर पे बैठकर उड़ने लग जाती है और जब लैन होश में नहीं आती तो रे उसके चेहरे को एक चादर से ढक देता है और उसे होश में लाने के लिए पेन से उसके हाथ पे स्टैप करता है, जिससे फाइनली लैन शांत होती है और सुकुमा उसको छोड़ देती है। इसके बाद हम लैन को रे के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं दोस्तों, जहाँ वो लैन के साथ ऐसा करने के लिए उससे माफी भी मांगता है। लैन कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ, ऐसा मत कहो। तभी दोस्तों रे देखता है कि तारथा एक लोरी सुनते हुए डायरी में कुछ लिख रहा है। रे कहता है कि मुझे सपने में यही लोरी सुनाई देती है, और ये बात सुनते ही तारथा कहता है कि हमें तुम्हारा घर चेक कर लेना चाहिए अच्छे से। तीनों जल्दी से रे के घर पहुंच जाते हैं दोस्तों, जहां पर उन्हें दरवाजे पर अब्दुल मिलता है, मगर तीनों को उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, तो उसे नजरअंदाज करके वो अंदर जाते हैं। तारथा को रे के कमरे के बेड के नीचे से एक वुडू डॉल जैसी चीज मिलती है जो कि शामन्स लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तारथा बताता है कि इसका मतलब यह है कि सुकुमा को रे के सपनों में बुलाया गया है, किसी ने ये चीज यहाँ ला कर रखी है, और तीनों का ही शक दोस्तों अब्दुल पड़ जाता है। इसके बाद तीनों नीचे जाकर देखते हैं तो ग्रैंडपा के रूम में वो बेहोश पड़े होते हैं और उनके भी बेड के नीचे वही वुडू डॉल होती है। ग्रैंडपा होश में नहीं होते। जल्दी से रे ग्रैंडपा के चेहरे पर हाथ रखकर उनके सपने में चला जाता है, जहां उसे अपने ग्रैंडपा की चीखें सुनाई देती है। रे जल्दी से उनकी आवाज की तरफ भागता है, मगर वहां उनके सामने सुकुमा आ जाती है, जो कि रे से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को छोड़ दूं तो तुम खुद को मेरे हवाले कर दो और मेरे साथ चलो। रे भी दोस्तों क्या करता, ग्रैंडपा के मना करने के बावजूद वो सुकुमा के पीछे चला जाता है, जिस दौरान उसे मुस्टिका की बात याद आती है कि अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, और ये बात दोस्तों दिमाग में आते ही रे अपनी असली शक्तियां दिखाता है। वो ग्रैंडपा को अपनी तरफ अपनी शक्तियों के जरिए खींचकर सुकुमा को बांध देता है, लेकिन सुकुमा मुस्कुराते हुए खुद को छुड़ा लेती है और अपने असली शैतानी रूप में आ जाती है। उसका ये रूप देखकर रे तो अपने ग्रैंडपा के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर दोस्तों सुकुमा रे को पकड़ लेती है। रे ग्रैंडपा को एक तरफ धक्का दे देता है और ग्रैंडपा पीछे से सुकुमा को स्टैप कर लेते हैं। ये देखकर उसी लकड़ी से दोस्तों रे भी खुद को स्टैप करके सपने से बाहर आ जाता है। फिर वो दोबारा ग्रैंडपा के सपने में जाने की कोशिश करता है, मगर इस बार नहीं जा पाता। अब तारथा, लैन और रे ग्रैंडपा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडपा कोमा में है। तीनों फिर सोचने लगते हैं कि सुकुमा से ग्रैंडपा को कैसे बचाया जाए, क्योंकि रे उन्हें खोना नहीं चाहता दोस्तों। और दोस्तों एक और चीज है, जिस दिन रे के माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन रे अपने माता पिता के साथ नहीं गया था और रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तभी कुछ लोगों ने उनको लूट कर मार दिया, यानी कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। और रे खुद को इसीलिए उनका जिम्मेदार मानता है मौत का,
क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उस दिन अपने माता पिता के साथ गया होता तो शायद वो आज जिंदा होते। पर अब सुकुमा को हराए कैसे जाए, इस पर तारथा उसी वुडू डॉल को निकालता है दोस्तों, जिससे रे सारी चीजें समझ जाता है कि असल में ग्रैंडपा के सपने में मैं जा नहीं सकता, तो मैं सुकुमा को अपने सपने में बुला सकता हूँ। साथ ही दोस्तों ये साफ होता है कि अब्दुल ही उस सुकुमा का बेटा है, तो जाहिर है उसके पास सुकुमा की लाश तो होगी। तो उसे ढूंढने के लिए रे तारथा को अब्दुल का एड्रेस देकर वहां जाने के लिए कह देता है, जहां दोस्तों लैन भी तारथा के साथ जाने का फैसला करती है और रे से वादा करती है कि मैं ठीक रहूंगी, तुम चिंता मत करो। अब दोनों के जाने के बाद रे उस डॉल को हाथ में लेकर अपने सपनों की दुनिया में प्रवेश करता है, जहां वो अपने माता पिता को देखता है। रे की माँ उसके पिता से कहती है कि ये गाड़ी खराब है, हम कैब कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए रे के पिता मना कर देते हैं। तभी रे उनसे आकर कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये सुनकर उसके माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं। इधर लैन और तारथा अब्दुल के घर पहुंच जाते हैं दोस्तों, और सुकुमा की बॉडी को डेमनिक रूप में देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। अब इन लोगों को बस इसे जलाना है दोस्तों, जिसके लिए तारथा बाहर से तेल लेकर आ जाती है, केरोसिन का। इस तरफ रे अपने माता पिता को इस रास्ते से नहीं जाने देता, क्योंकि इस रास्ते से अगर वो जाएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। ये देखकर रे की माँ उसी रास्ते पे चलने के लिए कहने लग जाती है दोस्तों, और अगले ही पल रे के माता पिता गायब हो जाते हैं। उनकी जगह पर सुकुमा प्रकट हो जाती है और अचानक से रे पर सीधा अटैक करती है। रे भी खुद को बचाने के लिए गाड़ी से नीचे कूद पड़ता है और पहुंच जाता है सुकुमा की जगह पर, जहां सुकुमा रे को हवा में टांग कर अपने नाखूनों के वार से उसको घायल कर देती है। पर रे भी दोस्तों अपनी शक्तियों से सुकुमा को पीछे धकेल देता है। फिर वो नीचे गिरने के साथ एक हाथ पीछे की तरफ बढ़ाता है और रे के हाथों में चाकू भी आ जाता है। उसे लेकर वो सुकुमा को मारने आगे बढ़ता है। इस दौरान सुकुमा रे को अच्छी टक्कर देती है दोस्तों। दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है और दोनों लड़ते लड़ते एक घर में गिर पड़ते हैं। अब दूसरी ओर दोस्तों जैसे तारथा केरोसिन लेकर उसे खोलने लगता है ना, उस पर अब्दुल आकर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन दोनों ही उसके वार से बच जाते हैं। यहाँ तो अब्दुल कांपती हुई आवाज में कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि ये सब करूं, लेकिन मुझे अपनी माँ के साथ जीना था, जिन्हें उन लोगों ने मार दिया। अब उन लोगों की शक्तियों के साथ रे की शक्तियों की मदद से मेरी माँ को मैं वापस लेकर आ सकता हूँ। अब्दुल दोस्तों तारथा और लैन पर भी भारी वार करता है, उन्हें काफी घायल कर देता है। फिर जब वो तारथा को मारने वाला होता है, तभी जल्दी से लैन केरोसिन को सुकुमा की बॉडी पर डाल देता है। ये देख अब्दुल तारथा को छोड़ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी तारथा उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर तो अब्दुल तारथा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अब्दुल पर पीछे से लैन वार कर देती है और माचिस की तिल्ली जलाकर सुकुमा की तरफ फेंक देती है दोस्तों। उसकी बॉडी जलने लग जाती है। उस तरफ रे की भी दोस्तों हालत सुकुमा ने खराब कर दी थी, मगर इस तरफ बॉडी में आग लगने के कारण वो गायब हो जाती है। ऐसा होते हुए देखकर रे जल्दी से लकड़ी लाकर उससे सुकुमा के सर पे वार कर देता है और सुकुमा का सर फोड़ देता है दोस्तों। यहाँ उसका हो जाता है खात्मा। इसके बाद अगले सीन में हम रे को उसके ग्रैंडफादर के साथ बड़े खुश देखते हैं। साथ ही पुलिस ने अब्दुल को अरेस्ट कर लिया है दोस्तों। तारथा और लैन भी ठीक होते हैं। रे का इंसोम्निया भी ठीक हो जाता है। अब रे लैन और तारथा के साथ अपने माता पिता की कब्र पर जाता है और उन्हें याद करने लग जाता है। अगले सीन में यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी वही सपनों वाली लोरी गाते हुए अपनी बीमार बीबी के हाथ से अंगूठी उतारते हुए कहता है, तुम चाहे जहां भी रहो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके साथ हम समझ पाते हैं कि सपनों की दुनिया दोस्तों अभी भी मौजूद है और ये आदमी अपनी बीवी को जो कि कोमा में है शायद उसे वापस लाना चाहता है। खैर ये कहानी तो हमें इसके अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।